नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्र में वृद्धि और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आत्मनिर्भरता के महत्व पर बल दिया। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में यात्रा के लिए ई पास व्यवस्था समाप्त की। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के बाद हरियाणा ने सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद रखने का आदेश वापस लिया। ओणम का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भारत और रूस ऑनलाइन फीडे शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करने के साथ ही देश के विकास के लिए आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण है। जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देश भर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें लगभग 7,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से 2/3 ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए। प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम्स तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये गेम्स देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप कंपनियों से मिलकर काम करने और भारत को खिलौना उत्पादन के प्रमुख देश के रूप में स्थापित करने की अपील की। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है। इससे प्रत्येक जिले की फसलों और पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान किसानों की भूमिका की सराहना की। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि देश भर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों ने कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदला है। उन्होंने कहा कि आज प्रौद्योगिकी के अध्यापन के लिए सहजता से उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
श्री मोदी ने कहा कि 2022 में देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आज की पीढ़ी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विस्मृत नायकों से परिचित रहे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आशा व्यक्त की कि एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया इस वर्ष पूरी हो जाएगी। कल नमो ऐप पर वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार को हवाई अड्डों और एयरलाइंस का संचालन नहीं करना चाहिए। एयर इंडिया इज बीन एन एसेट, वेरी गुड रिकॉर्ड, वेरी ट्रेन्ड प्रोफेशनल पीपल, बट मैं आपको दिल से कहता हूं, गवर्नमेंट शुड नॉट बी रनिंग एयरपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट शुड नॉट बी रनिंग एयरलाइन। गवर्नमेंट अगर एयरपोर्ट चलाती है या एयरलाइन चलाती है तो हमारी जो सरकारी रूल्स होते हैं L1, L2, ऐसे कमर्शियल एंटिटीज नहीं चलती। और मुझे पूरी उम्मीद है इस साल के दौरान वी विल कंप्लीट दैट प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। पिछले शुक्रवार को सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की सीमा 2 महीने बढ़ाकर 30 अक्टूबर तक कर दी थी। कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बाधित होने के कारण ये फैसला किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि आयकर अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हुए लेन-देन पर इस वर्ष 1 जनवरी के बाद वसूले गए शुल्क तुरंत रिफंड करें। मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए किसी भी लेन-देन पर कोई शुल्क न लगाएं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने इस बारे में पिछले वर्ष 30 दिसंबर को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार यदि ये लेन-देन रुपे कार्ड, भीम यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड और भीम यूपीआई क्यूआर कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं लगाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। देश भर में 23,000 से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर JL मीना ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के 6 मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है। डॉक्टर मीना ने बताया कि अस्पतालों की रैंकिंग से लाभार्थियों को पैनल में शामिल अस्पतालों में जाने के बारे में जानकारी मिलेगी। आम लोगों को सबसे बड़ा जो फायदा होगा, एक तो ये होगा कि उसे पता लगेगा कि हॉस्पिटल किस ग्रेड में। अगर हॉस्पिटल 5 स्टार है, मीन्स ये वेल क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है, यहाँ पर पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट बहुत अच्छा है, यहाँ पर एफिशिएंसी है, डॉक्टर्स क्वालिफाइड है, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिल रही है, तो वो बड़ा इजीली जहाँ पे भी लाइफ सेविंग की जब बात होगी तो सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहेगा कि जहाँ पर 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज उसको मिल जाएगी, वहाँ पे क्वालिटी सर्विसेज मिल जाएगी। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य देखभाल का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कमजोर वर्ग के लोगों का हर वर्ष 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.61% हो गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 65,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश भर में अब तक कोविड महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 27,13,933 हो गई है। दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, दादर और नगर हवेली और दमन तथा दीव में स्वस्थ होने की दर 80% से भी अधिक पहुंच गई है। भारत में कोरोना महामारी से मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है। देश में कोरोना से अब तक 63,498 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत ने एक दिन में 10.5 लाख से अधिक नमूनों की कोरोना जांच का कीर्तिमान बनाया है। देश में अब तक कुल 4,14,61,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं और संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की संख्या औसतन 8.5% के स्तर पर रखने में भी सफलता मिली है। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर रोजाना कराए जाने वाले परीक्षणों की औसत संख्या लगभग 545 के नए सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महामारी के नमूनों के परीक्षण में ये नया कीर्तिमान जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति पर कड़ाई से अमल करने से संभव हो पाया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 2024 नए मरीजों का पता चला है। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,73,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक 1,54,171 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।
राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 4,426 हो गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में साप्ताहिक बाजारों का कामकाज परीक्षण आधार पर 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। पिछले सप्ताह प्राधिकरण ने परीक्षण आधार पर प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी थी। प्रशासन को इन बाजारों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने और चेहरे पर मास्क लगाने जैसे कोविड संक्रमण के रोकथाम उपाय कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में अगले महीने की 7 तारीख से शुरू हो रही मेट्रो ट्रेन में केवल स्मार्ट कार्ड धारक ही यात्रा कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए राजधानी में मेट्रो ट्रेन की सेवाएं बंद कर दी गई थी। मेट्रो यात्रा के लिए फिलहाल टोकन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि टोकन से वायरस फैलने का खतरा ज्यादा है। मेट्रो स्टेशनों पर स्मार्ट कार्ड खरीदने की व्यवस्था रहेगी। स्मार्ट कार्ड के रिचार्ज के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रेन में यात्रियों के बीच 1 मीटर की दूरी बनी रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरी इलाकों के गैर संक्रमित क्षेत्रों में सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया है। केंद्र ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी होने के बाद आदेश वापस लेने का फैसला किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने आदेश दिया था कि शहरी क्षेत्रों के बाजारों में दुकानें और मॉल सप्ताहांत के बदले सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे। नए दिशा निर्देश कल से लागू हो रहे हैं। इसमें मेट्रो सेवा शुरू करने सहित अधिकतम 100 लोगों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, खेलकूद, धार्मिक और अन्य आयोजनों की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी अनलॉक संबंधी दिशा निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मेट्रो रेल सेवा 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। इसके लिए अलग से मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार और इन जैसे अन्य स्थल बंद रहेंगे। हालांकि मुक्त आकाश थिएटरों को 21 सितंबर से खोलने की अनुमति दी गई है। बिहार में कल 2078 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक 1,17,305 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 86.88% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 10% से अधिक है। सक्रिय मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है। 17,019 मरीजों का इलाज इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। पटना में सबसे अधिक 20,879 पॉजिटिव मामले उजागर हुए हैं, जबकि मुजफ्फरपुर में 5,879 और भागलपुर में 5,409 संक्रमितों की पहचान की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। छत्तीसगढ़ में संक्रमितों की कुल संख्या 30,092 हो गई है। कल राज्य में 1,346 नए संक्रमित लोगों का पता चला, जबकि महामारी से पीड़ित 7 रोगियों ने दम तोड़ दिया। राज्य में कोरोना महामारी से मौत का शिकार हुए लोगों की संख्या 269 हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल अपने 2 कर्मचारियों के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद खुद ही आइसोलेशन में चले गए हैं। हालांकि उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। गुजरात में कल 1,272 लोगों की कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 80.67% हो गई है। गुजरात में अब तक 22,65,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया है, जिसमें से 69,488 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। कल सामने आए संक्रमण के 1,272 नए मामलों में से सबसे अधिक 174 मामले सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 146 और वडोदरा में 93 मामले सामने आए। राज्य में 15,390 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 84 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। दूसरी ओर कल 1,095 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके
साथ ही ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 76,757 हो गई है। कल 17 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3008 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, वो है जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का? माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव, शहर हो या गांव। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्र में वृद्धि और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आत्मनिर्भरता के महत्व पर बल दिया। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में यात्रा के लिए ई पास व्यवस्था समाप्त की। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के बाद हरियाणा ने सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद रखने का आदेश वापस लिया। ओणम का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भारत और रूस ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता। तमिलनाडु में अनलॉक का चौथा चरण कल से लागू हो रहा है, जिसमें कई नई छूटों की घोषणा की गई है। राज्य में मुख्यमंत्री ईके पलनीसामी ने बताया है कि राज्य के भीतर यात्रा करने के लिए अब ई पास की जरूरत नहीं होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए पोर्टल पर आवेदन करने के तुरंत बाद ई पास मिल जाएगा। अनलॉक के चौथे चरण में बड़े पैमाने पर छूट दी गई है। राज्य सरकार ने छूट के नए नियमों के साथ लॉकडाउन की अवधि को अगले महीने के अंत तक बढ़ा दिया है। चेन्नई सहित कई जिलों में मंगलवार से सार्वजनिक और निजी परिवहन को अनुमति दी गई है। चेन्नई मेट्रो ट्रेन सेवा 7 सितंबर से फिर से शुरू होगी। लोगों को मंदिरों में पूजा की भी अनुमति दी गई है, लेकिन उन्हें आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अब रविवार को भी पूर्णबंदी नहीं रहेगी। राज्य में सभी कारखानों और कार्यालयों को पूरे कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। तमिलनाडु सरकार की घोषणाएं केंद्र के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। कर्नाटक में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,35,928 हो गई है। कल 8,852 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें सबसे अधिक 2,821 लोग बेंगलुरु के हैं। राज्य में अब तक 2,42,229 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 72.11% हो गई है। राज्य में मृत्यु दर 1.66% पर आ गई है। कर्नाटक में कल 66,957 नमूनों की जांच की गई। अब तक 28,52,675 नमूनों की जांच हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करने की घोषणा की है। श्री चौहान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। इसके अनुसार विद्यार्थियों को ब्लॉक या जिला मुख्यालयों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क यात्रा का इंतजाम किया गया है। जो विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, वो टेलीफोन नंबर 181 पर कॉल करके या राज्य सरकार के पोर्टल mapit.gov.in/covid-19 पर लॉगिन करके अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मध्य प्रदेश सरकार ने जेईई मेंस और नीट 2020 परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थियों को आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन साधन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने में होने वाली समस्या से बचाना है। जानकारी के अनुसार इसके लिए परीक्षार्थियों को 181 या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर करना होगा। परीक्षार्थी यदि चाहे तो उनके एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट 13 सितंबर को आयोजित कर रही है। महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के संचालन के बारे में गठित कुलपतियों और शिक्षाविदों की समिति आज परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी देगी। समिति परीक्षा संचालन की प्रक्रियाओं और समय सारणी की भी घोषणा करेगी। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के स्वास्थ्य मुद्दों से समझौता नहीं करेगा और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यूजीसी द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए दिए गए विकल्प के अनुसार परीक्षा अनुसूची तैयार की जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि छात्रों को परीक्षा केंद्र में आने की जरूरत न पड़े और सरल तरीके से परीक्षा आयोजित की जाए। उन्होंने बताया कि अभी के हालात में ओपन बुक परीक्षा, असाइनमेंट पर आधारित परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा और ऑफलाइन परीक्षा जैसे विकल्प को भी आजमाया जा सकता है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओणम का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। केरल के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार को देश विदेश के केरलवासी विशेष आस्था से मनाते हैं। फसल कटाई का ये त्योहार लोकप्रिय राजा महाबली की वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओणम का पर्व केरल में सभी वर्गों और धर्मों के लोग मनाते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और सद्भावना का प्रतीक है। धूमधाम से मनाया जाने वाला ये पर्व इस बार कोविड महामारी के कारण प्रतिबंधों के बीच मनाया जाएगा। प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक के कारण अधिकतर लोग इसे अपने घर पर ही मनाएंगे। ओणम लोगों में आशा का संचार करता है और समृद्धि का संदेश देता है। ये पर्व लोगों में महामारी से मुक्त एक नए और उज्जवल भविष्य की आशा लेकर आया है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि ओणम के उल्लास की लहर हर तरफ महसूस की जा रही है और ये त्योहार अंतर्राष्ट्रीय बनता जा रहा है। इन दिनों ओणम का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान लोग कुछ नया खरीदते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, पुक्कलम बनाते हैं, ओणम सादिया का आनंद लेते हैं। तरह तरह के खेल और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ओणम की धूम तो आज दूर सुदूर विदेशों तक पहुंची हुई है। अमेरिका हो, यूरोप हो या खाड़ी देश हो, ओणम का उल्लास आपको हर कहीं मिल जाएगा। ओणम एक इंटरनेशनल फेस्टिवल बनता जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को ओणम की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ओणम पर्व देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि ओणम का त्योहार लोगों के लिए एकजुट होने का अवसर है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। लगभग 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार वर्षा से कई इलाकों में लोगों को राहत मिली है। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल संयुक्त रूप से राहत कार्यों में लगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे दिन भी हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन और विदिशा जिलों में बाढ़ प्रभावित जिलों का विमान से सर्वेक्षण किया। गुजरात में सौराष्ट्र और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। सूत्रों के अनुसार सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद भरूच जिले के झागड़िया, भरूच और अंकलेश्वर तालुकों में नर्मदा नदी के आसपास के लगभग 21 गांवों को सतर्क कर दिया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आकाश बादलों से घिरा रहेगा और वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा की संभावना है। तापमान 25 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से अपर्णा सिंह। भारत और रूस ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। कल रात इंटरनेट संपर्क बाधित होने के कारण फाइनल मैच नहीं हो सका। सर्वर में खराबी के कारण फाइनल में 2 भारतीय खिलाड़ियों निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का समय समाप्त हो जाने के बाद पहले रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था। भारत ने इस विवादास्पद निर्णय के खिलाफ अपील की। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे के अध्यक्ष अर्कडी दर्वोकोविच ने दोनों टीमों को स्वर्ण पदक देने का फैसला किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारतीय शतरंज टीम को फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में रूस के साथ संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दादी बैठ दादी के जाने से पहले पोता पोती का मुंह दिखा दो, यही कहा गया ना तुमको। ये पढ़। अब नए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ चुके हैं। ये तू पढ़। महिला एक बार इंजेक्शन लगवाए तो 3 महीने के लिए निश्चिंत हो जाए। समझ गए ना दादी क्या चाहती है। परिवार सोच समझ कर बढ़ाओ, खुश रहो। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाइए। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? यही तो खूबी है इस योजना की। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी तो बताया था। लो तुम भी सुन लो। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। महाराष्ट्र में पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन पुलिसकर्मियों में एक सहायक पुलिस निरीक्षक भी शामिल है जो कासा पुलिस का प्रभारी था। और अब नवीन बताएं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। प्रियंका खिलौना बाजार का वैश्विक केंद्र बन सकता है भारत। आकाशवाणी से मन की बात में उद्यमियों से प्रधानमंत्री का ये आह्वान अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों की प्रमुख खबर है। खिलौना बाजार से चीन का वर्चस्व खत्म करने की तैयारी। हरिभूमि ने गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाए जाने की खबर दी है। संग्रहालय में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से अधिक खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। दैनिक जागरण की खबर है दक्षिण चीन सागर में भारत की युद्धपोत की तैनाती। गलवान की घटना के बाद नौसेना ने उठाया बड़ा कदम। दैनिक भास्कर ने बताया है चीन की नौसैनिक क्षमता का मुकाबला करने के लिए भारत नौसेना के लिए 6 पारंपरिक पनडुब्बियां खरीदेगा। भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों को किया जाएगा रिटायर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार केंद्र सरकार ने ऐसे सभी कर्मचारियों पर कार्रवाई को लेकर विभागों को सर्विस बोर्ड की समीक्षा करने को कहा। हिन्दुस्तान की खबर है दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन का आज अंतिम मौका। शाम 5 बजे तक कर सकते हैं आवेदन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्र में वृद्धि और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए आत्मनिर्भरता के महत्व पर बल दिया।
तमिलनाडु सरकार ने राज्य में यात्रा के लिए ई पास व्यवस्था समाप्त की। अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के बाद हरियाणा ने सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद रखने का आदेश वापस लिया। ओणम का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भारत और रूस ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।